नमस्कार दोस्तों, मई 2023 की मंथली मैगजीन में हम 5वां पिलर पढ़ रहे हैं, पर्यावरण एनवायरनमेंट। 4 पिलर्स जो हैं हम अलग अलग वीडियोस में कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के चारों पिलर्स को एक साथ देख सकते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बनाइजेशन। ये पर्यावरण से जुड़ा पहला टॉपिक है। इस पिलर का पर्यावरण एनवायरनमेंट पिलर का पहला टॉपिक है। क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बनाइजेशन या डीकार्बोनाइजेशन? डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी सुर्खियों में क्यों है? भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन समझते हैं क्या है और क्यों सुर्खियों में है। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के निर्देशन में एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ठीक, इसने द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। किसने तैयार की है? ETAC, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, इसने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब इससे संबंधित अन्य तथ्य देखें तो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी यानी ETAC का गठन देश में तेल एवं गैस के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि PSU के लिए एनर्जी ट्रांजिशन की राह तैयार करने के लिए किया गया था। ETAC का यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, इसका जो गठन है वह PSU सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों। यह रिपोर्ट जो है देश की कुल ऊर्जा क्षमता में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाए जाने पर केंद्रित हैं। ये रिपोर्ट क्या कहती है? हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को अपनाया जाना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित इस पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे संधारणीय विकास संभव हो सकेगा। अब डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं विकार्बनीकरण या डीकार्बोनाइजेशन होता क्या है। वायुमंडल में पहुंचने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने या उसकी मात्रा में कटौती करने की प्रक्रिया डीकार्बोनाइजेशन कहलाती है। इसके तहत 2 पहलुओं अर्थात ग्रीन हाउस गैस में कटौती करने और वायुमंडल में कार्बन का अवशोषण करने पर कार्य किया जाता है। देखिए, डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है? पहली आवश्यकता है ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए विश्व के सभी देश जिन नीतियों का पालन कर रहे हैं, उनके आधार पर ऐसी संभावना है कि इस सदी के अंत तक पृथ्वी का औसत तापमान जो है पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.7 से लेकर के 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने हेतु पेरिस समझौते के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि 8 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG उत्सर्जन में लगभग 50% कमी की जाए। जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम, भारत 2019 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देशों में 7वें स्थान पर है। भारत के 75% से अधिक जिलों को जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत के 75% से अधिक जिलों को, ठीक है। विगत 15 वर्षों में पूरे भारत में सूखे एवं बाढ़ की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। देश में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या में वार्षिक आधार पर औसतन 13 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही इस अवधि के दौरान देश में बाढ़ की घटनाओं में 4 गुना वृद्धि हुई है। ऊर्जा मांग में वृद्धि के साथ साथ निवल शून्य उत्सर्जन को हासिल करना। भारत ने 2070 तक निवल शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की उद्घोषणा की है। हालांकि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगामी दशकों में उच्च समृद्धि दर प्राप्त करने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भारत की कार्बन उत्सर्जन प्रोफाइल, वैश्विक स्थिति देखें तो भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यदि भारत का GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन की पहले की तरह 5% दर से बढ़ता रहा तो ऐसी संभावना है कि भविष्य में भारत का उत्सर्जन जो है 5 गुना बढ़ जाएगा। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 1/6 भाग निवास करती हैं, जबकि भारत ऐतिहासिक रूप से
कुल वैश्विक उत्सर्जन के लिए केवल 3.3% के लिए ही जिम्मेदार हैं। ठीक, प्रमुख क्षेत्रक देखें तो भारत का कुल उत्सर्जन लगभग 2.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हैं। 2.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हैं। इनमें से अधिकांश उत्सर्जन के लिए औद्योगिक और विद्युत क्षेत्रक जिम्मेदार हैं। औद्योगिक और विद्युत क्षेत्रक जिम्मेदार हैं अधिकांश उत्सर्जन के लिए। ठीक है, इनमें से लगभग 1/3 उत्सर्जन स्टील एंड सीमेंट क्षेत्रकों द्वारा किया जाता है। इसके बाद 1/3 उत्सर्जन विद्युत क्षेत्रक या शेष परिवहन तथा अन्य क्षेत्रकों द्वारा किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रक के रूप में कृषि और संबद्ध गतिविधियां उत्सर्जन के लिए लगभग 17% योगदान देती हैं। अब देखें भारत में जो ये डीकार्बनाइजेशन की बात है, डीकार्बनाइजेशन के चालक जो हैं भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में देखें तो डीकार्बनाइजेशन के चालक कौन हैं? नवीनीकरण ऊर्जा, संसाधन की खोज, इसके अलावा ऊर्जा की दक्षता और किफ़ायती ऊर्जा, इसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार, इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, राष्ट्रीय कार्बन बाजार, वैकल्पिक ईंधन और अपशिष्ट से ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था, ये सब शामिल हैं। नवीनीकरण ऊर्जा देखिए, भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में डीकार्बनाइजेशन के चालक में पहला है नवीनीकरण ऊर्जा। भारत को प्रदूषण के उच्च स्तरों से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए भारत को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है 2030 तक। ठीक, भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही हालिया समय में सौर ऊर्जा की लागत में भी कमी आई है। संसाधन की खोज देखें तो भारत हमेशा बड़े पैमाने पर ऊर्जा के आयात जैसे क्रूड ऑयल आदि पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू संसाधनों का विकास करना चाहिए। ऊर्जा की दक्षता और किफ़ायती ऊर्जा देखें तो ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना और इसे किफ़ायती बनाए रखना हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। वर्तमान में देश के एक अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर की बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिनमें नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शामिल हो। प्रौद्योगिकी और नवाचार की बात करें तो भारत की प्रौद्योगिकी और संबंधित उपकरण जैसे हार्डवेयर की घरेलू क्षमता में वृद्धि हुई है। ऐसा बेहतर रूप से की गई उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन यानी कि PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स योजनाओं के कारण संभव हुआ है। भारत को कोयले पर आधारित ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे मध्यम अवधि में पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा का काफ़ी इस्तेमाल होता है और अब यह क्षेत्र धीरे धीरे ऊर्जा की आवश्यकता के लिए विद्युत या प्राकृतिक गैस जैसे स्रोतों के उपयोग की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ऐसे बदलाव को अपनाने में कठिनाई का सामना करने वाले इस्पात और सीमेंट जैसे कुछ क्षेत्रों में आज भी बड़ी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन देखें तो भारत सहित वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी करना, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में प्रगति करना निर्भर करेगा। राष्ट्रीय कार्बन बाजार, अल्पावधि में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों यानी कि वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स यानी कि VCM तथा दीर्घावधि में बाध्यता आधारित कार्बन भूमिका निभा सकता है। वैकल्पिक ईंधन और अपशिष्ट से ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था देखें तो भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत 10% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य 2022 में हासिल कर लिया गया था। 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण और 2030 तक 5% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारत ने पहले 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को निर्धारित किया था। भारत में प्रभावी विकार्बनीकरण यानी कि डीकार्बोनाइजेशन के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव। तो कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक बदलाव आवश्यक हैं? सबसे पहले कम उत्सर्जन वाली कम परिसंपत्तियों में पूंजी के प्रभावी आवंटन और वित्त पोषण हेतु नए उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा मांग में बदलाव और निकट भविष्य में वस्तु की लागत में वृद्धि को प्रतिबंधित करना। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव का समाधान करने के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र स्थापित करना। इसके अलावा पूंजी का आवंटन, मांग में बदलाव का प्रबंधन, क्षतिपूर्ति तंत्र, इन सब को हम समझेंगे। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी हैं, जैसे भारत की 2030 के लिए प्रतिबद्धता, प्रगति और चालक। देखिए
2030 के लिए पेरिस समझौते से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धता है। 2030 के लिए निर्भरता जो है निर्धारित प्रतिबद्धता की दिशा में भारत की प्रगति है, वो समझेंगे। देखिए 40% कुल बिजली उत्पादन क्षमता से नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि RE की हिस्सेदारी बढ़कर 40% करना, ये प्रतिबद्धता है। भारत 2030 के लिए प्रतिबद्धता दिशा में प्रगति देखें तो 36%। नवीनीकरण ऊर्जा बड़ी जल विद्युत परियोजना सहित जो है उनके 36% हिस्सेदारी प्राप्त की जा चुकी हैं। देखिए भारत की प्रतिबद्धता जो है समझौते पेरिस समझौते से जुड़ी वो है 30 से 35% 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कटौती करना है। प्रतिबद्धता को पूरा किया जा चुका है 21%। लगभग प्रतिवर्ष लगभग 2% की कटौती की दर से उत्सर्जन तीव्रता के मामले में 21% कटौती के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। इसके अलावा 2.5 से 3% क्या है 2030 तक GT को CO2e के मामले में 2.5 से 3% अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना अब प्राप्त किया जा चुका है। 1.9 से 2% तक प्राप्त किया जा चुका है। अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्माण करने की वर्तमान दर जो है 1.9 से 2% है। अब देखिए यहाँ पर एक तो TCO2e, एक GTCO2, इसके अलावा MTOE क्या है। ठीक, TCO2e क्या है प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। यहाँ पर इसको हम समझेंगे। CO2 बीच में पड़ा है और T और लास्ट में E है, तो P मतलब प्रति टन, T का मतलब टन है और CO2 और बाद में E है तो एवरी है, तो टन CO2 एवरी यानी प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। इसके अलावा GTCO2 GT यानी प्रति गीगाटन। ठीक, गीगाटन CO2 देखें तो प्रति गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो है GTCO2। इसके अलावा MTOE देखें तो प्रति मिलियन टन तेल के बराबर यहाँ पर इसमें ये शामिल हैं। 2030 के लिए निर्धारित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने वाले चालक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सहित नवीनीकरण ऊर्जा संबंधी लक्ष्य 450 GW यानी गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी 2030 तक कुल विद्युत क्षमता का 60%। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीनीकरण स्रोत का दर्जा 50 गीगावाट वाली जल विद्युत परियोजनाओं का नवीनीकरण जल स्रोतों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा PAT परियोजना के तहत विशिष्ट ऊर्जा खपत यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन में कमी करने संबंधी लक्ष्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर समग्र रूप से 27 MTOE की बचत की गई है। भारत सरकार ने 3 GTCO2 के बराबर कार्बन सिंक के लिए रणनीति को स्वीकृति प्रदान की है। अब हम समझेंगे COP26 के दौरान भारत द्वारा प्रस्तुत की गई 5 पहलुओं वाली पंचामृत रणनीति। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। 2030 तक 50 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। इसके अलावा अब से लेकर के 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन के लिए 1 अरब टन की कटौती करना। इसके अलावा 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को घटाकर 44% से भी कम करना। इसके अलावा 2030 तक निवल शून्य यानी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना 2070 तक। भारत में प्रभावी विकार्बनीकरण के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव। कम उत्सर्जन करने वाली परिसंपत्तियों में पूंजी के प्रभावी आवंटन और वित्त पोषण हेतु नए उपायों को बढ़ावा देना। इसके अलावा मांग में बदलाव और निकट भविष्य में वस्तु की लागत में वृद्धि को प्रतिबंधित करना। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव का समाधान करने हेतु क्षतिपूर्ति तंत्र स्थापित करना, यानी कि पूंजी का आवंटन, इसके अलावा मांग में बदलाव का प्रबंधन और क्षतिपूर्ति तंत्र, इन तीनों को समझते हैं। तो पूंजी का आवंटन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जलवायु संबंधी वित्त में वृद्धि करना। पूंजी आवंटन के लिए सबसे पहले हम समझेंगे जलवायु संबंधी वित्त में वृद्धि। तो कम उत्सर्जन करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश हेतु आज की तुलना में 3.5
ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि करना। नए वित्तीय साधन विकसित करना। कम उत्सर्जन करने वाले परिसंपत्तियों को स्थापित करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी का गठन करना। दीर्घकालिक खरीद समझौते करना। इसके अलावा अधिक उत्सर्जन करने वालों पर जुर्माना लगाकर पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों की फंडिंग करना। उत्सर्जन में कटौती करने वाली परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ बनाना। अप्रासंगिक संयंत्रों का बंद करने या उनका किसी बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग करने हेतु वित्त पोषण करना। मांग में बदलाव और निकट भविष्य में वस्तु की लागत में वृद्धि को प्रतिबंधित करना। मांग में बदलाव देखिए, जलवायु संबंधित जोखिमों और अवसरों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना। निवेश के मामले में जोखिम का पता लगाने के लिए क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्ट करना। लागत में वृद्धि को प्रतिबंधित करने के उपायों की पहचान करना। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में लागत में वृद्धि के प्रभाव को समान रूप से बांटना। कम उत्सर्जन करने वाली तकनीक को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहन। इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑफ सुनिश्चित करने हेतु कम उत्सर्जन करने वाली तकनीक की मांग को बढ़ाना। क्षतिपूर्ति तंत्र के बारे में समझें तो आर्थिक विकास और विविधीकरण का समर्थन। उसमें पहला है $100 बिलियन वाले जलवायु सहायता कोष की जल्द से जल्द स्थापना करना। कर्मचारियों को पुनः कौशल प्रदान करना और उनकी पुनः तैनाती करने संबंधी देखें तो कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था के लिए कर्मचारियों को आवश्यक और उचित कौशल प्रदान करना। इसके अलावा विस्थापित श्रमिकों के लिए संस्थागत समर्थन देखें तो विस्थापित श्रमिकों की सहायता के लिए तहत जो है आय समर्थन संबंधी उपायों और सब्सिडी को शामिल करना। अब हम समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डीकार्बोनाइजेशन के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्था और परिवर्तन। डीकार्बोनाइजेशन के लिए संभावित संस्थागत व्यवस्थाएं देखिए तो इनको हम कैसे समझेंगे 5 बिंदुओं के माध्यम से। पहला है मंत्रालय के स्तर की व्यवस्था। ऊर्जा से संबंधित मंत्रालयों में आपसी सहयोग के लिए एक समर्पित प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। इन मंत्रालयों में मुख्य रूप से ऊर्जा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय सहित मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी MOPNG, तो इसमें है ऊर्जा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय सहित नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा यानी कि MNRE शामिल है। इस प्रक्रिया का समन्वय MNRE द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा सटीक डेटा प्रदान करना। संभावित संस्थागत व्यवस्थाओं में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE को एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित सभी डेटा की पुष्टि करने के लिए उसे संग्रहित करने का काम सौंपा जा सकता है। मॉडलिंग एंड प्रोजेक्शन। नीति आयोग मॉडलिंग संबंधी विशेषज्ञता प्रदान करना और भविष्य के लिए प्रोजेक्शन करना जारी रख सकता है। इससे योजना बनाने, निगरानी करने और पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक सुधार आदि करने में सहायता मिलेगी। एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। इसके तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जा सकता है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समूह आवश्यक सहयोग और जानकारी प्रदान करेगा। इन अलग अलग क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति दोनों से संबंधित क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ गठजोड़ और सहयोग। डीकार्बोनाइजेशन के मामले में विश्व स्तर पर होने वाली प्रगति या विकास क्रमों पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए। इससे भारत के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने में सहायता मिल सकती हैं। नोट: डीकार्बोनाइजेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि जलवायु, वित्त, इसके अलावा प्रौद्योगिकी को अपनाने आदि पर आगे सब टॉपिक्स पर भी चर्चा की गई है। तो सब टॉपिक्स क्या है उनको हम समझेंगे। हमारा ये टॉपिक तो समाप्त हो चुका है। इसके सब टॉपिक्स में पहला है डीकार्बोनाइजेशन के लिए जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डीकार्बोनाइजेशन। तो क्लाइमेट जो फाइनेंस है वो डीकार्बोनाइजेशन के लिए क्या है, इसको हम समझते हैं। जलवायु वित्त क्या होता है और कैसे काम करना है। देखिए, भारत में जलवायु वित्त की स्थिति वित्त की स्थिति देखें तो उसको हम क्लाइमेट फाइनेंस को कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे घरेलू स्रोतों की प्रमुख भूमिका, ऋण और अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता,
ऊर्जा क्षेत्र में संकेंद्रित, इसके अलावा भारत के हरित वित्त पोषण के समक्ष मौजूद वास्तविक चुनौतियाँ, इन सब को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए भारतीय हरित वित्त पोषण व्यवस्था क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। ये प्रारंभिक चरण में है। भारत में जुटाई गई हरित पूंजी में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह वैश्विक हरित पूंजी का केवल एक छोटा सा अंश है। 2070 तक निवल शून्य का लक्ष्य हासिल करने में भारत के समक्ष पूंजी का व्यापक अभाव बना हुआ है। 2019 में जुटाई गई हरित पूंजी भारत 21 बिलियन डॉलर अब तक का सर्वाधिक, विश्व देखें तो 1 ट्रिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर भारत में हो गया है, 1 ट्रिलियन डॉलर विश्व में हो गया। 2019 में जुटाई गई हरित पूंजी की राशि ये है। ठीक है, 2070 तक निवल शून्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत के समक्ष पूंजी का व्यापक अभाव बना हुआ है। अनुमानित धन की आवश्यकता जो है वह 10 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है भारत को, और विश्व में देखें तो अनुमानित कमी जो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी चल रही है। अब हम समझते हैं भारत में जलवायु वित्त की स्थिति। पहला है घरेलू स्रोतों की प्रमुख भूमिका। जलवायु वित्त का 85% हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी बजट, सार्वजनिक क्षेत्र के अनुदान जैसे घरेलू स्रोतों से प्राप्त होता है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए वार्षिक रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त प्रदान किए जाने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके बावजूद भी जलवायु वित्त के लिए सीमित मात्रा में विदेशी पूंजी का अंतर्भाव हो रहा है। दूसरा है ऋण और अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता। कुल वित्त प्रवाह में 60% से अधिक वाणिज्यिक बैंकों और बहुपक्षीय संगठनों से ऋण के रूप में था। सरकारी वित्त पोषण मुख्य रूप से अनुदानों के माध्यम से किए जाते थे। ऊर्जा क्षेत्र में संकेंद्रित देखें तो जलवायु वित्त पोषण मुख्य रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र मुख्य प्राप्तकर्ता के रूप में है। इसे लगभग 80% वित्त पोषण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अन्य कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले उपायों में जैव ईंधन और लास्ट माइल टेक्नोलॉजी जैसे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी कि CCUS, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अब तक पर्याप्त रूप से वित्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। अनुकूलन निधि के लिए भी अत्यधिक कम मात्रा में वित्त पोषण किया गया है। यह कुल वित्त पोषण के लगभग 10% से भी कम है। भारत में हरित वित्त पोषण के समक्ष मौजूद चुनौतियों की बात करें तो वास्तविकता 1, वास्तविकता 2, इनको हम अभी समझेंगे। उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए भारत में जलवायु संबंधी वित्त पोषण जुटाने के लिए अनुशंसाएं, नीतियाँ एवं विनियामक तंत्र कौन से हैं। इसके अलावा कम कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास के लिए मजबूत और राष्ट्रीय मानकों वाला फ्रेमवर्क भी समझेंगे। इसके अलावा निजी एवं बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना, इसको भी समझेंगे। नीतियाँ एवं विनियामक तंत्र देखें तो उसमें कार्बन का मूल्य निर्धारण, राजकोषीय नीति, तो कार्बन का मूल्य निर्धारण में कार्बन कर, कार्बन क्रेडिट बाजार प्रणाली, आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण, इसके अलावा ईंधन सब्सिडी में कटौती, कार्बन संबंधी सीमा कर यानी बॉर्डर टैक्स का भी समायोजन, ये सब नीतियाँ एवं विनियामक तंत्र के रूप में जलवायु वित्त रणनीति के अंतर्गत आता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत देखें तो नीतियाँ एवं विनियामक तंत्र के अंतर्गत ये भी आता है जलवायु कर प्रोत्साहन, बजट में हरित आवंटन, FDI और ECB मानदंड, इसके अलावा क्षेत्र आधारित नीतियाँ एवं प्रोत्साहन। FDI का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक। इसके अलावा ECB यहाँ बात की गई तो ECB का मतलब है बाह्य वाणिज्यिक उधारी। इसके अलावा यहाँ एक बात की जाएगी अभी NDCS, तो NDC क्या है? NDC है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो ये तो था नीतियाँ विनियामक तंत्रों की बात जलवायु वित्त रणनीति के अंतर्गत। दूसरा है कम कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास के लिए मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो पहला हिस्सा है वो है हरित की स्पष्ट परिभाषा, हरित वर्गीकरण यानी कि NDS एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसकी हरित वर्गीकरण की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। इस प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग करने से संबंधित मानदंड भी इसमें शामिल होने चाहिए। इसके अलावा जलवायु जोखिम फ्रेमवर्क, जलवायु जोखिम संबंधी फ्रेमवर्क, वित्तीय बाजार संबंधी विनियमन और निवेशकों के लिए दिशा निर्देश, पेंशन पाने वालों और बीमाकर्ताओं के लिए जलवायु जोखिम संबंधी दिशा निर्देश, हरित परिसंपत्ति संबंधी विनियमन।
वित्त की स्पष्ट परिभाषा। परियोजनाओं के अनुसार वित्त ऋण, गारंटी, फर्स्ट लॉस, लैंडिंग, दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश, व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए प्रत्यक्ष निवेश करना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को रणनीतिक भागीदारी, अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण, कम कार्बन उत्सर्जन आधारित और जलवायु अनुकूल वस्तुओं और उत्पादों के लिए प्रोत्साहन, हरित सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये सब इसमें शामिल हैं। अब हम समझते हैं भारत के लिए हरित वित्त पोषण के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ। वास्तविक चुनौतियों में पहली है, भारत को वार्षिक रूप से 9 गुना अतिरिक्त जलवायु वित्त की आवश्यकता है। भारत में ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का अभाव जिनसे निवेशकों को लाभ मिल सके। वित्त पोषण प्राप्त करने वाली अन्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहले, भारत में हरित यानी ग्रीन को एक मानक परिभाषा का अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप फंड का दुरुपयोग होता है और ग्रीन वॉशिंग की आशंका भी बढ़ती हैं। इसके अलावा दूसरा है, क्रेडिट रेटिंग यानी जोखिम फ्रेमवर्क में जलवायु जोखिम को सीमित रूप से शामिल करने के लिए परिणाम स्वरूप हरित निवेश में उच्च जोखिम की संभावना बनी हुई है। पेंशन फंड जैसे दीर्घकालिक संस्थागत निवेशक जलवायु संबंधी जोखिम वाली परियोजनाओं में निवेश नहीं करते हैं। दूसरा है, विकार्बनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना यानी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फॉर डीकार्बनाइजेशन। ऐसा अनुमान है कि मौजूदा प्रौद्योगिकियां वर्तमान उत्सर्जन में लगभग 25% की कमी कर सकती हैं। साथ ही आरंभिक स्तर पर प्रौद्योगिकियों को अपनाने से अतिरिक्त 40% उत्सर्जन में कमी आ सकती है। इसके बावजूद अभी भी वर्तमान वार्षिक उत्सर्जन का लगभग 35% से रह जाता है। ठीक है, अतः यह हमें निवल शून्य नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इस उत्सर्जन को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाना अनिवार्य हो जाएगा। उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए उत्सर्जन का शमन यानी कि मिटिगेशन करने के लिए बेहतर डिजिटल साधनों का प्रयोग आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है। उत्सर्जन से संबद्ध निर्णय समर्थन प्रणाली यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। इसके अलावा एडवांस एनर्जी सिनेरियो मॉडलिंग आदि। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस मॉडल का विस्तार और उसमें आवश्यक बदलाव करने से संबंधित दृष्टिकोण। इसमें है री इमेजिंग, कार्बन उत्सर्जन न करने वाले नए समाधानों को अपनाना जो ग्राहकों की ज़रूरतों को नए तरीकों से पूरा करे। इसके अलावा इन्वेंट, सफल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर तकनीक आधारित गहन दृष्टिकोण को अपनाना। री इंजीनियर, कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले मौजूदा और बेहतर समाधानों को तेज़ी से अपनाना। और रिबूट, तो इसका मतलब है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादों में सुधार करना। तो री इंजीनियर, रिबूट, इन्वेस्ट एंड री इंजीनियरिंग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ERRR। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है वो है आपसी सहयोग आधारित व्यवस्था को संभव बनाना। अलग अलग उद्योगों या क्षेत्रों के बीच डेटा की साझेदारी पूरी व्यवस्था में उत्सर्जन को कम करने संबंधी सभी पहलों को सक्षम करती हैं। उभरती हरित प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रोत्साहन, हरित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए उद्योगों को आंतरिक प्रक्रिया के रूप में नवाचार को प्राथमिकता के साथ अपनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में हरित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित फ्रेमवर्क को अपनाया जाना चाहिए, जैसे री इंजीनियरिंग, री इमेजिंग, रिबूट एंड इन्वेंट। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, रिफाइनरियों के लिए ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमों यानी एनर्जी एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स के तहत नई विचारधारा और आवश्यक बदलाव के साथ साथ री इंजीनियरिंग के द्वारा बेहतर उपायों को तलाशना चाहिए। ज्ञान साझाकरण व संयुक्त जवाबदेही के लिए समन्वय आधारित फ्रेमवर्क बनाना, संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों से सामूहिक लाभों को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए संबंधित क्षेत्र आधारित निकायों की स्थापना की जा सकती है। निवेशकों के हित के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से समर्थन, निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए सह निवेश और मैचिंग मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक वित्त पोषण में वृद्धि की जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र को वर्तमान में उत्सर्जन की कमी करने वाली प्रौद्योगिकियां यानी अपनाने के प्रारंभिक चरणों से जुड़े निवेश जोखिमों को बड़े स्तर पर वहन करना होगा। घरेलू क्षमताओं का निर्माण करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कम करने की क्षमता का निर्माण करने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। अगली है डीकार्बनाइजेशन सहायता के लिए कार्बन मार्केट टू ऐड डीकार्बनाइजेशन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर डीकार्बनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग व्यवस्था को तैयार करना का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेज GHG उत्सर्जन का मूल्य निर्धारित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज यानी कि कार्बन मुक्त करना। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? यह परमिट और कार्बन क्रेडिट खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। इसके तहत परमिट धारक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? भारत के पास ऊर्जा बचत आधारित व्यवस्था मौजूद हैं। ये व्यवस्था प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी कि परफॉर्मेंस, अचीव एंड ट्रेड के आधार पर कार्य करती हैं। इसलिए एक नई योजना एनर्जी ट्रांजिशन के प्रयासों में वृद्धि करने के साथ साथ ऊर्जा के संभावित क्षेत्रों को कवर करते हुए इन प्रयासों के दायरे का भी विस्तार करेगी। कार्यप्रणाली, इसके तहत GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज से संबंधित उत्सर्जन तीव्रता के लिए मानदंड और लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। ये मानदंड और लक्ष्य जलवायु संबंधी लक्ष्यों से मेल खाते हुए भारत की उत्सर्जन स्थिति के अनुरूप होंगे। अलग अलग क्षेत्र अपने अपने उत्सर्जन संबंधी स्तरों के आधार पर कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर सकेंगे। इसके अलावा गैर बाध्यकारी क्षेत्रों में GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक व्यवस्था भी बनाई जाएगी। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए अप्रैल 2022 की मासिक समसामयिकी पत्रिका का आर्टिकल 5.2 जो 5.2 है यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट देखें, वहाँ जाकर के 2022 वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम समझते हैं जैव ईंधन बायोफ्यूल्स। तो अगला जो इसका सब पॉइंट है वो है डीकार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया में जैव ईंधन से संबंधित अवसर, बायोफ्यूल अपॉर्चुनिटीज इन डीकार्बोनाइजेशन। जैव ईंधन एक तरल ईंधन है। इसका उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से बायोमास का उपयोग करके किया जाता है। इसमें मौजूद ऑटोमेटिव ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। एथेनॉल और बायोडीजल वाहनों में प्रयोग की जाने वाली दो मुख्य जैव ईंधन हैं। इन ईंधनों का एथेनॉल और बायोडीजल जो हैं, इन ईंधनों का उत्पादन अलग अलग प्रकार से बायोमास या जैव भार से किया जा सकता है। जैव ईंधन बायोफ्यूल्स जो है इनको चौथी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 4 पीढ़ियों में हम समझते हैं। प्रथम पीढ़ी में खाद्य बायोमास यानी कि उच्च शर्करा की मात्रा वाले चुकंदर, गन्ना, गेहूँ, मक्का, तिल अन्य फसलें। इसके अलावा दूसरी पीढ़ी है तो उसमें लकड़ी, घास, पुआल इसके अलावा अवशिष्ट इसमें शामिल हैं। तीसरी पीढ़ी में शैवाल बायोमास, मैक्रो शैवाल, माइक्रो शैवाल। इसके अलावा चौथी पीढ़ी है नवीनतम पायरोलिसिस, सौर से ईंधन, आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीव। अब इन चारों पीढ़ियों को हम समझते हैं। पहली पीढ़ी IG यानी फर्स्ट G के लिए जैव ईंधन का उत्पादन सामान्यतः खाद्य फीड स्टॉक जैसे गन्ना, उच्च शर्करा वाले चुकंदर, खाद्यान्न से किया जाता है। दूसरी पीढ़ी यानी 2G के ईंधनों का उत्पादन लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास से किया जाता है। लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास को एनर्जी क्रॉप्स और अपशिष्ट बायोमास जैसे कृषि और वन उत्पादों के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। तीसरी पीढ़ी 3G के यह जैव ईंधन का उत्पादन केवल शैवाल युक्त बायोमास से किया जाता है। शैवाल का उपयोग कर सभी प्रकार के जैव ईंधनों जैसे बायोडीजल, एथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। 3G जैसे जैव ईंधन की क्षमता जो है 2G जैव ईंधनों से लगभग 10 गुना अधिक होती हैं। चौथी पीढ़ी 4G के जैव ईंधन जीनोमिक रूप से तैयार सूक्ष्म जीवों और आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड फीड स्टॉक का मिश्रण है। आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड फीड स्टॉक को गैर कृषि योग्य भूमि में उगाया जा सकता है। अब देखिए जैव ईंधन, इसको हम समझेंगे बायोएथेनॉल और बायोडीजल और संपीड़ित बायोगैस, इनका उपयोग भी समझेंगे। सबसे पहले जैव ईंधन में पहले बायो एथेनॉल है। इसका भारतीय बाजार, प्रमुख चुनौतियां और प्रमुख नीतिगत उपायों को समझेंगे। तो बायो एथेनॉल क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। इसका उत्पादन गन्ना और शर्करा की मात्रा वाले चुकंदर से कार्बोहाइड्रेट को आसवन यानी कि डिस्टिलाइजेशन करके आसवन डिस्टिलाइजेशन करके खाद्यान्न से स्टार्च को आसवन करके किया जाता है। भारतीय बाजार में 10% एथेनॉल का मिश्रण लगभग भारत प्राप्त कर लिया था। साथ ही भारत में 20% एथेनॉल के मिश्रण को लक्ष्य 2025 तक प्राप्त करना निर्धारित किया है। हालांकि पहले इस लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया था। ठीक। प्रमुख चुनौतियां देखें बायो एथेनॉल के, तो बायो एथेनॉल की समक्ष प्रमुख चुनौतियों में है गन्ने मक्के की कम पैदावार के मद्देनज़र भूमि उपयोग में परिवर्तन करने की आवश्यकता।
फीड स्टॉक के उत्पादन हेतु सब्सिडी प्रदान किए जाने के कारण जल और उर्वरक का असंधारणीय उपयोग होता है। 1G यानी फर्स्ट जनरेशन जैव ईंधन को बढ़ावा दिए जाने के कारण प्रौद्योगिकी के मामले में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे 2G के फीड स्टॉक को अपनाने में विलंब हो सकता है। अब हम समझते हैं प्रमुख नीतिगत उपाय बायो एथेनॉल के संदर्भ में। तो प्रमुख नीतिगत उपायों में है गैर खाद्य फीड स्टॉक यानी कि एडवांस बायोफ्यूल से एथेनॉल के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। प्रमुख नीतिगत उपायों में दूसरा है पर्यावरण को कम प्रभावित करने वाली फसलों जैसे मक्का, ज्वार आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रमुख नीतिगत उपायों में समझें तो बायो एथेनॉल की कीमतों को बढ़ावा देने के लिए फीड स्टॉक का मूल्य निर्धारण करने वाली व्यवस्था स्थापित करना। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कटौती करने के संबंध में प्रमाणन प्रणाली को संस्थागत रूप प्रदान करना। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष के गठन में तेजी लाना, यह भी प्रमुख नीतिगत उपाय के अंतर्गत शामिल हैं बायो एथेनॉल के संदर्भ में। दूसरा है बायोडीजल। इसका उत्पादन वनस्पति आधारित तेलों को वसा युक्त अम्ल मिथाइल एस्टर नामक यौगिकों में परिवर्तित करके कराया जाता है या किया जाता है। इसमें भारतीय बाजार की स्थिति देखें बायोडीजल की, तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत भारत ने 2030 तक लगभग 5% बायोडीजल के मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। भारत प्रमुख चुनौतियां देखें बायोडीजल के संदर्भ में, तो कच्चे माल फीड स्टॉक के लिए समर्पित आपूर्ति श्रृंखला का अभाव है कच्चे माल फीड स्टॉक के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च कीमतों और बाजार और निर्यात में वृद्धि करके परिणाम स्वरूप देश में इसकी आपूर्ति या उपलब्धता में कमी आई है। बायोडीजल से बचने वाले इंजनों के निर्माण के लिए वाहन विनिर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है। बायोडीजल के संदर्भ में प्रमुख नीतिगत उपाय देखें हैं तो निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीड स्टॉक जैसे शैवाल आधारित ईंधन तेल के उत्पादन हेतु शोध को बढ़ावा देना। इसके अलावा दूसरा उपाय ये हो सकता है कि मिश्रण करने के बजाय प्रत्यक्ष बिक्री को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा बायोडीजल उत्पादन हेतु प्रयुक्त खाद्य तेल यानी UCO के उपयोग को अनिवार्य करना। इसके अलावा संपीड़ित बायोगैस CBG देखें तो अवायवीय अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। CBG के लिए सतत SATAT किफ़ायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प पहल के तहत 5000 संयंत्रों से 15 MMT मिलियन टन CBG और 50 MMT के बाद उत्पादन की परिकल्पना की गई है। बायोगैस के संदर्भ में देखें अगर प्रमुख चुनौतियां, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के अभाव और वित्त पोषण के संबंधित कठिनाइयों के कारण उपकरण की लागत अधिक है। फीड स्टॉक यानी कच्चा माल के दीर्घकालिक संधारणीय आपूर्ति का अभाव रहता है। इसके अलावा अपशिष्टों की खराब संग्रहण पद्धति और असंगठित परिवहन के कारण तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक बाधाएं देखी जाती हैं। इसके अलावा संपीड़ित बायोगैस यानी CBG के संदर्भ में अगर हम समझें प्रमुख नीतिगत उपाय, तो वो हैं सब्सिडी बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों और बायोमास क्लस्टरों की अधिसूचना और प्रोत्साहन के माध्यम से बायोमास आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। इसके अलावा अपशिष्ट से बायोमास का उत्पादन किया जाना चाहिए। CBG मिश्रण को अनिवार्य बनाकर CBG के बाजार का विकास करना और CBG और CNG के चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना। CBG संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा PLI योजना लागू करना। एक बिंदु जो है वो अभी बच गया है। उसके बाद गैस आधारित अर्थव्यवस्था हमारा इस पिलर का दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। अब हम समझते हैं डीकार्बोनाइजेशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी फॉर डीकार्बोनाइजेशन। भारत में शुद्ध हाइड्रोजन की 99% खपत मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों जैसे रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग और उर्वरक यानी अमोनिया उत्पादन में होती हैं। हालांकि इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा के वाहक यानी एनर्जी कैरियर के रूप में भी किया जाता है। ऊर्जा के वाहक मुख्यतः ऊर्जा को उपयोग करने योग्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अलग अलग स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन में अंतर दर्शाने हेतु अलग अलग रंग के कोड निर्धारित किए जाते हैं। इन कोड को आपको अलग अलग दिखाने वाले कोड को समझना है। अब हम समझेंगे ग्रीन हाउस मार्केट बढ़ाने के लिए समक्ष जो चुनौतियां हैं। उच्च लागत, अभी भी ग्रीन हाउस उत्पादन के परिवहन, रूपांतरण, भंडारण की लागत जो है अधिक बनी हुई है।
उपलब्ध प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर हाइड्रोजन वैल्यू चैन के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन के लिए आवश्यक तकनीकों को भी अधिक बेहतर तथा किफ़ायती बनाने की आवश्यकता है। दक्षता संबंधी मुद्दे देखें तो हाइड्रोजन के उत्पादन और उत्पादन के रूपांतरण दौरान वैल्यू चैन के प्रत्येक चरण में ऊर्जा की अत्यधिक क्षति होती है। इसके अलावा नवीनीकरणीय विद्युत की उपलब्धता इस समय के साथ जैसे जैसे एंड यूज सेक्टर्स यानी परिवहन और औद्योगिक वाणिज्यिक और आवश्यक क्षेत्र नवीनीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे, वैसे वैसे नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा की अपर्याप्त उपलब्धता हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक बाधा बनेगी। इसके अलावा नीति और विनियमन संबंधी अनिश्चितता देखें तो हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर नियम निर्माण और उपयोग करने वाली दिशा में सहायता प्रदान करने के लिए स्थिर दीर्घकालिक नीतिगत फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। मानक और प्रमाणन देखें तो हाइड्रोजन के लिए बी शेड यानी रंग के उत्पादन, उसकी खपत का पता लगाने और इसकी विशेषताओं की पहचान करने और देशों में संस्थागत प्रणाली का अभाव है। निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। पहला है कम लागत पर नवीनीकरणीय विद्युत की उपलब्धता को सुगम्य बनाया जाना। इसके अलावा प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन को मौजूदा प्राकृतिक गैस अवसंरचना में उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करने हेतु उचित व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था की डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन हाउस या अमोनिया वैल्यू चैन में शामिल अलग अलग घटकों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए। विद्युत अपघटकों के लिए ग्रिड शुल्कों, करों और लेवी के संबंध में आंशिक छूट दी जानी चाहिए। अब हम समझते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन कवर स्पेक्ट्रम। तो उसमें इलेक्ट्रोसिस ग्रीन रंग का होता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस स्ट्रीम रीफॉर्मेशन कार्बन कैप्चर एंड स्टोर। इसके अलावा प्राकृतिक गैस पायरोलिस फिरोज़ा। इसके अलावा गैसिफिकेशन ये ब्राउन रंग का होता है, गैसिफिकेशन ब्लैक रंग का होता है और इलेक्ट्रोलिसिस पिंक कलर का होता है।